नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, जैसे कि कई साथियों ने कमेंट किया था कि आपकी कहानी रोज़ाना कितने बजे आती है। बहुत सारे साथी चैनल पर नए जुड़े हैं और जुड़ते भी रहते हैं। तो मैं आप सभी साथियों से बता दूं कि मेरी जो कहानी है रोज़ाना शाम 7:30 बजे आती है। और आप सभी साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितने भी चैनल पर हमारे प्यारे साथी नए आए हैं, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत बिल्कुल भी कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। मैं बात कर रहा हूँ 2 जून साल 2024 यानी कि पिछले दिनों। एक महिला घर पर सो रही थी। उसका पति 14 दिन बाद दूसरे ज़िले से, शहर से घर आया हुआ था। रात को अपने घर पर सो रहा था। जब सुबह होती है, पत्नी उठकर छत पर जाती है तो देखती है कि चारों तरफ खून के छींटे फैले हुए हैं। उसके पति की बेरहमी से किसी ने हत्या कर दी है। अब वह रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। साथ में उसकी छोटी बेटी भी रहती है जिसकी उम्र 7 साल रहती है। वह भी अपने पिता को इस हालत में देखकर रोने लगती है, चीखने लगती है और देख करके पिता को वह परेशान होने लगती है। अब पत्नी इतना तेज तेज चिल्लाने लगती है कि आसपास के लोग भागते हुए आते हैं। ससुर खेत में रहता है, जो देवर रहता है वह बाहर रहता है। अब आसपास के लोग आते हैं और देखते हैं कि इसके पति की हत्या कर दी गई है, जिसका नाम बच्चे लाल रहता है। बच्चे लाल की उम्र महज 33 साल रहती है। अब उसकी हत्या कर दी गई है। गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया था और मुंह में कपड़े ठूसे गए थे। अब यह सब देखकर आसपास के लोग भी हैरान थे कि पत्नी नीचे सो रही थी और ऊपर कत्ल कर दिया गया है। आखिर इसमें किसका हाथ हो सकता है। अब जब आसपास जो पड़ोसी रहते वो परेशान रहते कि ये बच्चे लाल के साथ किसने ऐसी हरकत की है, कहीं ऐसा ना हो कि आरोप उनके ऊपर आ जाए। अब वो परेशान रहते हैं। अब इसी बीच एक पड़ोसी डर कर घर छोड़कर भाग जाता है। अब इधर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस आती है। पुलिस आकर जांच पड़ताल शुरू करती है। जब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो पुलिस पहले पत्नी का मोबाइल नंबर निकालती है, लेकर के कॉल डिटेल्स निकालती है, सर्विस लाइन्स की मदद लेती है। बच्चे लाल का जो मोबाइल रहता है उसको लेकर उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है। तो कहीं कुछ विशेष खास पता नहीं चल रहा था, कुछ भी हाथ नहीं लगता। पत्नी से पूछताछ की जाती तो पता चलता कि ससुर रात को खेत में गए हुए थे, देवर दूसरे शहर काम कर रहे थे और 14 दिन पहले उनके पति आए हुए थे। पड़ोसियों से थोड़ी अनबन थी और वह गर्मी काफ़ी थी, इसलिए छत पर सो रहे थे। पत्नी नीचे सो रही थी। पत्नी बताती है कि ना तो कोई आवाज़ आई, ना कुछ पता चला। रात में कुछ धमकने की आवाज़ आई करीब 11-12 बजे। उसे लगा कि उसके पति छत पर घूम रहे होंगे। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसका पहले गला दबाया गया था। उसके बाद जब वो उसको घुटन होने लगी थी, उसके बाद उसके ऊपर गर्दन पर वार किया गया था, जिससे उसकी ज़्यादा खून बहने से मौत हो गई। अब बॉडी घर वालों को सौंप दी जाती है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल रहता है, ससुर का रो रो कर बुरा हाल रहता है। उनकी आंखों के सामने ही उनका बेटा उनसे दूर चला गया। अब पड़ोसी भी परेशान रहते, सभी लोग परेशान रहते कि आखिर कातिल कौन है। हर कोई जानना चाहता था कि बच्चे लाल का कत्ल किसने किया है, क्यों किया है। और एक मासूम सी 7 साल की बेटी नेहा, वह भी बेहद परेशान थी अपने पिता की मौत को लेकर के। उससे भी पूछताछ की गई तो बेटी भी कहती है कि मैं माँ के पास नीचे सो रही थी, मुझे भी कुछ पता नहीं है। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है। तभी पुलिस को एक ऐसा क्लू हाथ लगता है। क्लू हाथ लगने के बाद पुलिस एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करती है और आरोपी जो कुछ बताता है उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भला ऐसा भी हो सकता है। तो साथियों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के उन्नाव की। उन्नाव में एक थाना लगता है, मौरावा थाना। मौरावा थाना के क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम बच्चे लाल रहता है। बच्चे लाल एक क्लिनिक पर कंपाउंडर का काम किया करता था, जो कि उसके दूसरे शहर यानी कि बरेली में वह काम किया करता था, घर से कुछ दूर पर। और वहीं पास में उसके घर के कुछ दूरी पर ही एक और क्लिनिक थी, जहाँ पर एक डॉक्टर जिसका नाम संजय रहता है। संजय भी आकर वहीं लोगों का कभी कभी इलाज किया करता था। अब जो लड़की रहती है नेहा, वह भी धीरे धीरे बड़ी होती रहती है और इधर जो उसकी पत्नी थी वह भी बेहद खूबसूरत थी।
खूबसूरती में कोई कमी भगवान ने उसे नहीं दी थी। और इधर बच्चे लाल घर से काम के लिए जाता क्लिनिक पर, तो कभी 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद वह घर लौटता। घर में एक और लड़का रहता, देवर, जिसका नाम सोमेश रहता है। सोमेश भी घर से बाहर ही रहता और घर पर उसके ससुर जो खेती किसानी करते थे, अपने खेती वगैरह के काम से वह बाहर रहते थे। अब एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। पत्नी का नाम रेखा रहता है। जब रेखा की तबीयत खराब हो जाती है, हालत बिल्कुल सीरियस हो जाती है, तो जो कंपाउंडर रहता है, उसका पति बच्चे लाल, वो उस समय घर पर ही रहता है। वो अपनी पत्नी को लेकर उसी पास के एक क्लिनिक पर जाता है जहाँ डॉक्टर संजय लोगों का इलाज कर रहे थे। वहाँ लेकर जाता है। डॉक्टर संजय देखते हैं उसकी हालत बेहद ख़राब है। अब उसे एडमिट करते हैं। करीब 2 दिनों के बाद उसकी तबीयत सही होती है। अब तबीयत सही हो जाती है और जो कंपाउंडर उसका पति बच्चे लाल, वह भी वहीं पर काम किया करता था और शहर से बाहर बरेली के एक हॉस्पिटल में काम किया करता था, जहाँ संजय बरेली में भी बैठते थे और यहाँ पर भी देखते थे, उन्नाव में भी। अब तबीयत सही हो जाती है। अब उसका इलाज चलने लगता है। अब अक्सर कर वो अपने इलाज के लिए डॉक्टर संजय के पास जाती थी। डॉक्टर के संजय के पास जाती थी, वहीं उसका इलाज होता था। अब एक दिन पति बरेली में ही रहता है। पत्नी की फिर से थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है, तो अपनी बेटी को लेकर उसी क्लिनिक संजय के पास जाती है। डॉक्टर संजय उससे बातचीत करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। अब हंसी मजाक करते करते धीरे धीरे आते जाते संजय और उसकी पत्नी की बेहद ही गहरी दोस्ती हो जाती है। लगाव हो जाता है एक दूसरे को दोनों के प्रति। अब डॉक्टर संजय देखते ही देखते, अब उनका पति बच्चे लाल भी वही काम करता था, तो बच्चे लाल का बहाना बनाकर डॉक्टर संजय भी उसके घर आने जाने लगे। अब धीरे धीरे रेखा का जुड़ाव, लगाव संजय के साथ, डॉक्टर के साथ बढ़ने लगा। अब इस कदर जुड़ाव बढ़ने लगा कि दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। और इधर घर पर भी संजय आता जाता तो लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते कि डॉक्टर है, भगवान स्वरूप होता है, काफ़ी अच्छा इंसान है। अच्छी बात है, गर्व की बात है कि डॉक्टर मेरे घर आया था। गांव में भी लोग कहते हैं कि डॉक्टर की काफ़ी बनती है। रेखा के परिवार से बच्चे लाल भी वहीं काम करता है। अब एक दिन डॉक्टर अपने क्लिनिक पर अकेला रहता है। सारे मरीज जा चुके थे, करीब शाम हो चुकी थी। अब डॉक्टर उसकी पत्नी को फ़ोन करता है, उसके पत्नी के नंबर पर फ़ोन कर उसे अपने क्लिनिक बुलाता है। अब पत्नी उसके क्लिनिक पर जब जाती है तो डॉक्टर उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत करते हुए कहता है कि देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारा पति बाहर रहता है, तुम्हें भी पैसे की ज़रूरत रहती है और तुम्हें एक अच्छा फ़ोन भी चाहिए। अब पत्नी समझ नहीं पाती है रेखा कि आखिर यह सब क्यों कह रहे हैं। अब बातचीत करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और इलाज करना शुरू करते हैं। रेखा का इलाज करना शुरू करते हैं। उसके बाद उसके सारे शरीर के अंगों को टच करने लगते हैं। अब रेखा भी देखते ही देखते डॉक्टर को दिल दे बैठी थी। अब वह भी चाहती थी कि डॉक्टर उसके साथ रहे। डॉक्टर उसे प्रपोज करता है। वो कहता है वो उसे बहुत प्यार करता है, उसे चाहने लगा है। अब देखते ही देखते रेखा और संजय एक दूसरे की बाहों में हो जाते हैं। दोनों ऑफिस के अंदर ही, चैम्बर में ही एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब प्यार का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ दिनों बाद उसकी बच्चे लाल की पत्नी रेखा का जन्मदिन रहता है। अब जन्मदिन पर डॉक्टर साहब को भी बुलाया जाता है। तो डॉक्टर साहब बच्चे लाल से पूछते हैं कि यार तुम्हारी पत्नी को क्या गिफ्ट दिया जाए। बच्चे लाल कहता है साहब मैं क्या बताऊं, छोटा सा जन्मदिन है, छोटी सी पार्टी है, कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं घर पर है। अब बच्चे लाल को लेकर डॉक्टर साहब जाते हैं मार्केट। वहाँ जाने के बाद एक सुंदर सा अच्छा सा फ़ोन खरीदते हैं और ले जाकर उसके पत्नी को गिफ्ट कर देते हैं। अब अक्सर कर जो उसकी पत्नी रहती, अब नए वाले फ़ोन से बात करती, पुराना वाला फ़ोन उसके पास पड़ा रहता। कभी बेटी उसमें गेम खेलती तो कभी थोड़ी बहुत पढ़ाई करती, कार्टून देखती। अब डॉक्टर साहब जाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और जन्मदिन पर डॉक्टर के साथ उनकी पत्नी केक भी काटती है। सब कुछ अच्छा गुजर रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब इसी बीच बच्चे लाल, अब जब संजय उसकी बीबी रेखा को चाहने लगा था डॉक्टर, तो वह चाहता था कि अक्सर कर बच्चे लाल को अपने पास के क्लिनिक पर न रखकर, उसके गांव में न रखकर, अब उसे बरेली ही रखा जाए। अब उसे अक्सर कर वह बरेली ही रखते थे, पत्नी से दूर। और इधर उसकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद इलाज के नाम पर अक्सर डॉक्टर साहब अपने घर बुलाते थे।
कमरे पर बुलाने के बाद अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। अब एक दिन रात को घर पर बच्ची सो रही थी, ससुर खेत में काम कर रहा था। अब इलाज करते समय पेशेंट का काफ़ी देर हो जाती है, तो डॉक्टर साहब अब रेखा के घर जाते हैं और वहीं पर खाना वगैरह खाने के बाद वही विश्राम करते हैं। जैसे ही रात होती है तो ससुर कहता है, साहब मैं खेतों में जा रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी तो रेखा को बता दीजिएगा। उधर बच्चे लाल फ़ोन कर बताता है कि डॉक्टर साहब को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना, अच्छे से खाना खिलाना पिलाना, मैं कल आ जाऊँगा। डॉक्टर साहब सोते हैं और सोने के बाद जब बेटी सो जाती है तो रेखा उनके साथ पूरी रात जाकर उनके पास सोती है और शारीरिक संबंध बनाती है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब बच्चे लाल अक्सर कर बच्चे लाल को महीनों महीनों डॉक्टर साहब बाहर ही रखते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़की बड़ी होती गई, ससुर को खेतों से फुर्सत नहीं मिलती थी और अक्सर कर अब रेखा संजय के क्लिनिक पर जाने लगी। इलाज के बहाने डॉक्टर साहब से संबंध बनाने लगी। समय और बढ़ता गया। उधर देवर कभी कभी घर पर आता, घर से फिर अपने काम पर वो भी बरेली ही चला जाता। गांव के लोगों को शक होने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी पत्नी और डॉक्टर साहब का मिलना जुलना अधिक हो रहा है, तो कहीं दोनों के बीच कुछ गड़बड़ चल रही हो। कहते हैं गांव वाले जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ होते हैं, एक पत्ते की खनखनाहट को भी वह महसूस कर लेते हैं और कभी गलत को सही तो सही को गलत जोड़कर भी बताने लगते हैं। धीरे धीरे गांव में भी यह बात फैलने लगी थी कि रेखा और डॉक्टर साहब का संबंध चल रहा है, लेकिन पति अनजान था, इधर देवर भी अनजान था। समय बीतता गया। अब करीब 2024 में यह प्रेम प्रसंग 3 सालों से चल रहा था। 2024 साल आ जाता है और 2 जून उसका पति बच्चे लाल 14 दिन बाद घर आता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि देखो आज गर्मी तेज़ है, लाइट भी नहीं है, मैं बहुत थका हूँ, छत पर आराम करना चाहता हूँ। उधर ससुर खेतों में गए हुए थे, तो वह कहती है इतने दिन बाद आए हो, मेरे साथ समय व्यतीत करो, आज तुम्हारे साथ बहुत प्यार करने का मुझे मन कर रहा है। इतने दिन तुम बाहर रहते हो, मैं कभी कुछ नहीं कहती हूँ। अब इधर बेटी नीचे सो रही थी, उधर चटाई लेकर बच्चे लाल छत पर जाता है। छत पर जाकर चटाई बिछाता है और उस पर सो जाता है। अब पत्नी जब रात होती है, करीब 11 बज रहे थे, तो पत्नी छत पर जाती है और छत पर जाकर अपने पति के साथ बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब इसी बीच उसका पति लेटा रहता है और वो उसके सीने पर चढ़ जाती है और मुंह में अपने साड़ी का थोड़े से साड़ी को उसके मुंह में डाल देती है और हाथों से दबा देती है। अभी पति कुछ समझ पाता कि तभी संजय वहीं छुपा रहता है। वह एक फावड़ा लेता है और फावड़े से उसके गर्दन पर वार कर देता है और उसकी गर्दन वहीं कट जाती है। वह तड़फने लगता है और पत्नी तब तक हाथों को और सीने पर चढ़ी रहती है कि जब तक उसकी मौत न हो जाए। जब उसकी मौत हो जाती है, डॉक्टर पुष्टि करता है, पुष्टि करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। अब पत्नी नीचे आकर सो जाती है। सोने के बाद जब सुबह 5 बजते हैं, यानी कि सुबह जब 5 बजते हैं 2 जून को सुबह, तो वह छत पर जाती है। छत पर जाती है तो देखती है उसका पति मर चुका है। सारी करामात उसी की थी। वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अब रोने धोने का नाटक करने लगती है। आसपास के लोग जुटते हैं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्चे लाल का कत्ल उसके ही घर में कर दिया गया हो। कहीं से किसी के आने जाने की भनक भी नहीं लगी थी। अब इधर पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने के बाद जांच पड़ताल में जुट जाती है। सर्विस लांस की टीम भी अपना काम करने लगती है, फॉरेंसिक जांच भी आती है। तो पुलिस को शक होता है कि कोई व्यक्ति तो था, जो डॉग स्क्वाड वगैरह आया था उसके हिसाब से, कि बाहरी का कोई व्यक्ति बाहरी था जो यहाँ पर आया हुआ था। पत्नी के हिसाब से कोई आते जाते दिखाई नहीं दिया। अब पुलिस को शक होता है। पुलिस पत्नी की कॉल डिटेल्स निकालती है और उसके पति की कॉल डिटेल्स निकालती है, तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उसकी बेटी उसका नया वाला फ़ोन लेकर घूमते हुए आती है, तो पुलिस देखती है कि बेटी के हाथों में भी एक फ़ोन है। अब पुलिस
उसके बेटी का फ़ोन लेकर के, जो नया वाला फ़ोन गिफ्ट में मिला था, उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि यह डॉक्टर संजय, जो कि क्लिनिक चलाता है, उससे अक्सर कर बात हो रही थी और कत्ल के दिन रात में भी इसकी बात हुई थी। अब पुलिस शक के बुनियाद पर उसकी पत्नी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने ले जाती है और वहाँ पूछताछ करती है तो पत्नी टूट जाती है। पत्नी कहती है कि मेरा पति अक्सर कर बाहर रहता था, इसी बीच मैं कई बार बीमार हुई तो डॉक्टर संजय के पास गई और डॉक्टर संजय और मैं एक दूसरे को दिल दे बैठे और इतना प्यार करने लगे, चाहने लगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। और इसीलिए प्लान के तहत जब तक उनका पति मरेगा नहीं, मौत होगी नहीं, तब तक वह शादी नहीं कर सकती थी। तो उसने अपने प्रेमी संजय से कहा कि मेरे पति का सबसे पहले कत्ल करना होगा, जब वह मर जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। और साजिश के तहत पहली तारीख को रात में जब वो आकर सोता है तो पत्नी रेखा फ़ोन कर उसे बताती है कि आज घर पर कोई नहीं है, ससुर बाहर गए हुए हैं, देवर भी नहीं है, तुम आ जाओ। वह छत पर एक कोने में छुपा रहता है, एक कुल्हाड़ी के साथ, फावड़े के साथ। और जब वो रात में जाती है तो संजय को डर था कि अकेले वह मार नहीं पाएगा, तो पत्नी प्यार करने का नाटक कर उसे सीने पर चढ़ जाती है और दोनों हाथों को पकड़ लेती है और मुंह में कपड़े ठूस देती है। और कपड़े ठूस देती है, वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी उसके साथ करना क्या चाह रही है, कि उसके साथ प्यार करना चाह रही है या फिर कुछ और करना चाह रही है। इसी बीच वह पीछे से संजय आता है और उसका कत्ल कर देता है। अब सारी जानकारी जब पुलिस को लगती है, पुलिस उसकी बातों को रिकॉर्ड करती है और संजय को गिरफ्तार करती है और उसकी पत्नी रेखा को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब साथियों, जब यह घटनाक्रम पूरे गांव वालों को, शहर वालों को पता चलता है न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, तो लोग हैरान रहते। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भला एक पत्नी नाजायज़ संबंध में, जिसकी 7 साल की बेटी भी है, अपने ही पति को इतनी दर्दनाक तरीके से, जिसके साथ वह 7 से 8 सालों से रह रही थी, उसका कत्ल कर देती है। तो साथियों, ये थी पूरी आज की कहानी। साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है हिमांशु राय हैं, फैजल खान भाई हैं, सोहन लाल सेठिया जी हैं ब्यावर राजस्थान से, रामनाथ कुमार जी हैं सीआरपीएफ श्रीनगर से, केएम राय जी हैं बीएसएफ राजस्थान से रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। साथियों, कहानी कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें और सुरक्षित रह सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।